हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। मैंने कहा था कि ये बेसिक्स आगे जितने भी वाले चैप्टर्स है उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने वाला है, तो इसी वजह से बेसिक्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हमने क्या देखा था कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, राइट, क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और हमने क्या देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि एक सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके पूरा जो लाइफ साइकिल है, या मैं कहूं अगर पूरा जो लाइफ स्पैन है उसका, लाइफ स्पैन मतलब फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जो लाइफ स्पैन है उसको हम कितने फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हम लोग देखेंगे। हमने क्या डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, वो बहुत स्लो, कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट प्रोसेस है। तो मतलब इसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उसी स्टेप्स को हम लोग आज डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो ऑर्गेनिज्म या जो इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका जो पूरा लाइफ साइकिल है या पूरा जो लाइफ स्पैन है उसको हम लोग 3 फेजेस में डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, बताओ क्या लिखते हैं ना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स, राइट। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर उनके लाइफ स्पैन को अगर हम देखेंगे, लाइफ स्पैन यानी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, उनका अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे तो लाइफ स्पैन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फेज 1 क्या होगा, फेज 1, फिर आएगा फेज 2 एंड फाइनली आएगी क्या, फेज 3। ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसको, पूरा लाइफ साइकिल को या पूरा का पूरा लाइफ स्पैन को। क्लियर यहां तक। फेज 1 में क्या हो जाएगा, फेज 1 में आपका आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा फेज 1 में, फेज 1 में आपका आ जाएगा जुवेनाइल फेज, और इसे क्या कहा जाता है, इसे प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन के पहले, रिप्रोडक्टिव, प्री मतलब पहले, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के पहले। ठीक है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इसे ही हायर प्लांट्स में क्या कहा जाता है, इसी फेज को, ये जुवेनाइल फेज या प्री रिप्रोडक्टिव फेज को ही हायर प्लांट्स में क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फेज। क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। नेक्स्ट फेज 2, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज, तो फेज 2 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है या जो इंडिविजुअल है वो क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव के बाद वाला क्या आ जाएगा, थर्ड फेज में क्या हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री मतलब होता है पहले एंड पोस्ट मतलब होता है बाद में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज।
और क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है सेनेसेंट। सेनेसेंट, इसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या सेनेसेंट फेज भी कहा जाता है। सेनेसेंट फेज यानी बुढ़ापा जिसे कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? बुढ़ापा। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब टीन होते हैं, दिस इज आवर टीनेजर, टीन। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। यहाँ पे हम लोग टीन से क्या बन रहे हैं? टीन से यहाँ पे हम लोग एडल्ट बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडल्ट से हम लोग क्या बन रहे हैं? एडल्ट से हम लोग यहाँ पे जो है वो ओल्ड एज इंसान बन रहे हैं, राइट? सो ये 3 फेजेस देखे जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म या जो इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फेज 1 जुवेनाइल या रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज जो हायर प्लांट में बोला जाता है, फेज 2 या रिप्रोडक्टिव फेज, एंड फेज 3 या पोस्ट रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। क्लियर है? तक वेरी गुड। अब हर एक चीज को हम लोग इन डिटेल्स में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेज 1, दैट इज जुवेनाइल फेज। सबसे पहले वाला फेज क्या होगा? सबसे पहले वाला फेज होगा जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज की, अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज की, तो जुवेनाइल फेज में क्या होता है? जुवेनाइल फेज में ग्रोथ होता है। याद करो जब हम लोग 11th क्लास का जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे सबसे पहले क्या हो रहा था? प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ वाइज इंक्रीमेंट हो रहा था, उसके बाद ही सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर रिप्रोडक्शन इसका सेकेंडरी ग्रोथ है तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा? ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है वो होगा। बॉडी एक सर्टेन मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, राइट? उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो सकता है? कैपेबल हो सकता है, राइट? क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ। ग्रोथ। क्यों ग्रोथ हो रहा है? टू अटेन सर्टेन मैच्योरिटी। टू अटेन सर्टेन मैच्योरिटी। टू अटेन सर्टेन मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि आगे जाके उसे रिप्रोडक्शन करना है, इसी वजह से उसे क्या चाहिए? मैच्योरिटी चाहिए। तो ग्रोथ टू अटेन सर्टेन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ देखा जाएगा। ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे जुवेनाइल फेज में होगा। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं जुवेनाइल फेज के बाद, तो जुवेनाइल फेज के बाद कौन आता है? रिप्रोडक्टिव फेज आता है। क्या आता है? रिप्रोडक्टिव फेज। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होंगे? वो डेवलप होंगे। वो क्या होंगे? वो डेवलप होंगे, राइट? और एक मैच्योरिटी में पहुंचेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डेवलप। यहाँ पे क्या होगा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होंगे वो डेवलप होंगे, राइट? और एक मैच्योरिटी पहुंचेंगे एंड अटेन्ड मैच्योरिटी developed and attain maturity for reproduction. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? इस फेज में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है वो क्या होंगे? वो इस फेज में डेवलप होंगे एंड एक मैच्योरिटी में पहुंचेंगे ताकि वो आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन्स मेल की, तो इसी फेज में रिप्रोडक्टिव फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, राइट? अगर मैं बात करूं ह्यूमन मेल की, तो इसी फेज में क्या होता है?
स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्पर्म प्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। और ह्यूमन फीमेल में क्या होता है? oogenesis स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? oogenesis, मतलब ओवम का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होता है, राइट। कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो एक मैच्योरिटी में पहुंच गया है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा तो पता चलेगा कि हाँ, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड हो चुका है और एक सर्टेन मैच्योरिटी में पहुंच चुका है और ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कर रहा है। इसका मतलब ये अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा? मेल गैमेट दैट इज स्पर्म बनेगा, एंड यहाँ पे फीमेल गैमेट दैट इज ओवम बनेगा। तो इसका मतलब ये लोग रिप्रोडक्टिवली तैयार है रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनका तैयार है रिप्रोडक्शन करने के लिए। क्लियर है? वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एक और चीज आ जाता है इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सेनेसेंट। क्या आता है इसके बाद? इसके बाद आता है आपका सेनेसेंट। और अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की तो रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पता चलेगा कि रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर होना स्टार्ट होगा, फ्लावर बनेगा, राइट। अगर मैं बात करूं प्लांट की, हायर प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूं या फ्लावरिंग प्लांट की, क्या एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है? फ्लावर है। तो अगर रिप्रोडक्टिव फेज है तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। सिंपल लॉजिक। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आ जाता है आपका सेनेसेंट फेज। क्या आ जाता है? सी, दैट इज सेनेसेंट फेज, या हम लोग इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है। सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज में क्या होता है? सेनेसेंट में यानी बुढ़ापा। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे नाना नानी हो चाहे दादा दादी हो, तो अगर उनको देखा होगा आपने तो उनका जो बॉडी है वो कैसा है? ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कमजोर है, धीरे धीरे चलते हैं। क्यों धीरे धीरे चलते हैं? बिकॉज उनके मसल में अब वो पावर नहीं रहा। उनके हड्डियां जो थी, जो मजबूत थी, वो अब क्या हो चुका है? वो अब कमजोर हो चुके हैं। उनका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो चुका है? थोड़ा सा कमजोर हो चुके हैं। अगर आपने घर में अच्छे से देखा होगा तो नाना नानी ये लोग कहते हैं ना कि रात को लाइट खाना ही खाएंगे, ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो चुका है। तो इसी वजह से उनको खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ रहा है। इसी वजह से इस टाइम पे अगर उन्हें कोई इंजुरी हो जाता है कहीं पे लगने से, या फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे कहीं पे लग गया, थोड़ा सा धक्का लग गया, जस्ट नॉर्मल मान लो धक्का लग गया, मैं थोड़ा सा कहीं से गिर गया, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो क्या करूंगा? थोड़ा बहुत वॉलिन या मूव लगा लूंगा तो सही हो जाएगा। लेकिन उनके लिए इंजुरी काफी महंगा हो सकता है, राइट। बहुत ज्यादा मतलब डैमेज पहुंचा सकता है। क्यों? बिकॉज उनका जो मसल है उसमें वो पावर नहीं है उस कोलिशन को सस्टेन करने की, या उनके वो जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो बुढ़ापे में अगर आप देखेंगे जितने भी बुजुर्ग इंसान है उनको बहुत सावधानी से इसी वजह से रहना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, या ओवरऑल जो बॉडी का फंक्शन है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, राइट। इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एक बेबी को जैसे ख्याल रखा जाता है वैसे ही घर के जो बुजुर्ग है उनको भी वैसे ही ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं, राइट। तो सेनेसेंट फेज में क्या होता है? सेनेसेंट फेज में बेसिकली यही होता है कि क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो, मतलब जैसे मसल की बात करूं मैं या ओवरऑल हड्डी की बात करूं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। और फंक्शनल डिटोरिएशन मतलब फंक्शंस भी, उनके जो बॉडी के फंक्शंस है वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहे हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, राइट। तो यही होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिटोरिएशन। दिस इज कॉल्ड सेनेसेंट, राइट। दिस इज लीड्स टू डेथ। इनके बाद क्या होता है? इनके बाद धीरे 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 बॉडी
और ज्यादा कमजोर होते होते अल्टीमेटली डेथ इज द मोस्ट सर्टेन थिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? डेथ इज द मोस्ट सर्टेन थिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कभी कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेनेसेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो 3 फेज को हमने देखा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड आपका सेनेसेंट फेज। ये तीनों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको देखना है। फॉर एग्जांपल एक टर्मिनोलॉजी है मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एक टर्मिनोलॉजी आता है मोनोकार्पिक। ये फेज जो पार्ट था ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब कुछ सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग सीखेंगे। एक होता है मोनोकार्पिक, राइट? अगर मोनोकार्पिक वर्ड को देखेंगे तो मोनोकार्पिक वर्ड में 2 वर्ड छुपे हैं, एक है मोनो और दूसरा है कार्पिक। मोनो वर्ड मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन, और कार्पिक वर्ड कहां से आया? कार्पेल से आया। किससे आया? कार्पेल से। ये कार्पेल किसका पार्ट है? याद करो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th का। तो कार्पेल आया कहां से? फ्लावर से। मतलब 1 कार्पेल मतलब 1 फ्लावर। मतलब मोनोकार्पिक जो प्लांट होंगे ये पूरे जिंदगी में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे, राइट? क्या करेंगे? मोनोकार्पिक जो प्लांट होंगे, राइट, वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम। फ्लावरिंग only once in their लाइफ टाइम। मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में ये लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे। मोनो मतलब 1, कार्पिक मतलब कार्पेल। कार्पेल कहाँ प्रेजेंट है? फ्लावर में प्रेजेंट, मतलब 1 फ्लावर मतलब एक ही बार फ्लावरिंग करेगा। इससे आप याद रख सकते हो। चीजों को साइंटिफिकली याद रखो, न्यूमोनिक से मत याद रखो, साइंटिफिक वे में याद रखो। न्यूमोनिक से याद रखोगे तो भूल जाओगे। कितना न्यूमोनिक से याद कर लोगे? फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, कितना न्यूमोनिक से याद करोगे? तो अच्छा है कि साइंटिफिक वे में चीजों को याद करने की कोशिश करो जितना हो सके। यहाँ पे पॉसिबल था। मोनो मतलब 1, कार्पिक मतलब कार्पेल, कार्पेल कहाँ है? फ्लावर में है। तो मतलब 1 फ्लावर मतलब एक ही बार फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। जितने भी बाइनियल या एनुअल प्लांट है वो मोनोकार्पिक है। बाइनियल यानी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बाइनियल में कौन कौन आ गया? बाइनियल में आपका आ गया कैरेट, रेडिश, बीट, ये सारे बाइनियल आ गए। आपका एनुअल में कौन कौन आ गया? एनुअल में आपका आ गया व्हीट, राइस, ये सारे आपके एनुअल में आ गए। जो भी जितने भी बाइनियल है और एनुअल है वो आ जाएंगे आपके मोनोकार्पिक प्लांट में। और एक आता है क्या? पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट सेम टू सेम। अब बताओ, आप मुझे बताओ कि पॉलीकार्पिक क्या होगा? पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारा। और कार्पिक फिर से कार्पेल से आया। कार्पेल कहाँ प्रेजेंट है? फ्लावर में प्रेजेंट है। मतलब मेनी फ्लावर, मतलब मेनी फ्लावरिंग, मतलब बहुत बार फ्लावर करेंगे, राइट? फ्लावरिंग many times in their life cycle, मतलब अपने लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा बार या बहुत ज्यादा बार ये लोग फ्लावरिंग करेंगे। पॉली मतलब मेनी, कार्पिक मतलब कार्पेल मतलब फ्लावर में है, मेनी फ्लावर मतलब मेनी टाइम फ्लावरिंग करेंगे, दैट्स इट। कौन हो जाएगा? सबसे कॉमन एग्जांपल कौन है? हिबिस्कस, जो हर किसी के घर में ऑलमोस्ट मिल ही जाता है हिबिस्कस प्लांट। तो हिबिस्कस क्या है? हिबिस्कस में हम लोग क्या देखते हैं? हिबिस्कस में हम लोग मेनी टाइम फ्लावरिंग देखते हैं। सो दैट इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट। क्लियर है? तो मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक हो गया। अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल मतलब, एनुअल किसे कहते हैं? एनुअल एग्जाम कितनी बार होता है पूरे साल में? एक बार।
पूरे साल को एनुअल बोलते हैं। तो पूरे साल में एनुअल एग्जाम कितनी बार होता है? एक ही बार होता है। तो क्या होगा, ये जो प्लांट होंगे ये प्लांट एक साल में या एक सीजन में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन, सिंगल सीजन या वन सीजन और 1 ईयर, 1 सीजन और 1 ईयर। एक ही सीजन में या एक ही ईयर में ये लोग अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? मेज हो जाएगा, वीट हो जाएगा, राइस हो जाएंगे। ये सारे क्या है? ये सारे आपके एनुअल प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या होता है एनुअल के बाद? एनुअल के बाद कौन आएगा? बाइनियल। बाइनियल नाम से ही पता चल रहा है, बाई यानी दो, मतलब या तो 2 सीजन में या फिर 2 साल में। कंप्लीट लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 सीजन और 2 years, 2 years। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? लाइफ साइकिल का मतलब हो गया वही 2 फेज, वही 3 फेज। कौन सा? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड आपका सेनेसेंट फेज। ये तीनों आपको एनुअल और बाइनियल में क्लियरली दिख जाता है, राइट। अगर मान लो मैं एक एनुअल प्लांट है जो एक ही साल में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, तो मान लो आज मैंने इस प्लांट को बो दिया, प्लांट को बो दिया मैंने, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, फिर उसका स्टेम निकला, फिर लीफ निकला, फिर फ्लावर निकला, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर वहां से फ्रूट बना, फिर फ्रूट में सीड बना, फिर वो फ्लावर धीरे धीरे खत्म हो गया। ये सब कितने टाइम में हो गया? 1 साल में हो गया। अगर एनुअल प्लांट है तो कितने साल में हो गया? 1 साल में हो गया। अगर बाइनियल प्लांट है तो 2 साल में हो गया। लेकिन मैं आंखों के सामने क्लियर कट इनका पूरा लाइफ साइकिल देख रहा हूँ। इनके जुवेनाइल फेज में देख रहा हूँ, जब ये स्टेम बना रहा है, लीव्स बना रहे हैं। इसका रिप्रोडक्टिव फेज देख रहा हूँ, जब ये लोग फ्लावर बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। इनके पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज बनते भी देख रहा हूँ कि फ्रूट बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ फ्रूट झड़ चुका है, फ्रूट गिर चुका है, फ्लावर गिर चुका है और धीरे धीरे पत्ते झड़ रहे हैं और धीरे धीरे प्लांट जो है मुरझा रहा है और एंड लीड्स टू डेथ। तो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है, मतलब लाइफ साइकिल के तीनों फेज हम लोग क्लियर कट ये 2 प्लांट में देख सकते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं पेरिनियल प्लांट की, तो पेरिनियल प्लांट जो है इसमें हम लोग तीनों के तीनों लाइफ साइकिल जो है वो देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पीपल ट्री की, तो पीपल ट्री का मैंने लास्ट डे बताया था कि उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1500 से 2000 साल या 1500 से 2500 साल तक भी हो सकता है। तो आज मैं एक पीपल का पेड़ देख रहा हूं, मान लो कि आज मैं खड़ा होकर एक पीपल का पेड़ देख रहा हूं, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये इसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है, कि जुवेनाइल फेज चल रहा है, कि सेनेसेंट फेज चल रहा है। मैं बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पौधा यहाँ पे कब से है। हो सकता है कि ये पौधा 500 साल से है यहाँ पे। अब 500 साल पहले जिसने पौधा लगाया था वो क्या आज है इस दुनिया में? नहीं है। और हो सकता है कि ये पौधा आज से भी 1000 साल बाद भी यहाँ रह जाए। क्या 1000 साल बाद हम लोग रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो कैसे बता पाएंगे कि ये भाई ये इसका कौन सा फेज चल रहा है लाइफ साइकिल का? नहीं बता पाएंगे। सो दैट इज वाई पेरिनियल प्लांट में जो क्या करते हैं, जो अपना लाइफ साइकिल है वो 2 से ज्यादा सीजन या 2 से ज्यादा साल में कवर करते हैं। वो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैंगो प्लांट की, तो मैंगो प्लांट जो है 100 से 200 साल तक जी सकता है। अगर मैं बात करूं कोकोनट प्लांट की, तो कोकोनट प्लांट भी लगभग वही साल जी सकता है, 200 से 250 साल जी सकता है या 300 साल जी सकता है। अगर मैं बात करूं पीपल प्लांट की, तो 1500 से 2500 साल तक जी सकता है। अगर मैं बात करूं आपके फिकस प्लांट की, फाइकस की, तो फाइकस तो ऑलमोस्ट 1000 साल से 1200 साल तक जी सकता है। तो ये सब प्लांट में बताना बहुत इम्पॉसिबल है कि इनमें कौन से फेज चल रहा है अभी। क्लियर है? तो एनुअल में क्या देखेंगे? कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 सीजन और 1 ईयर, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 सीजन और 2 ईयर, और आपका क्या हो जाएगा लास्ट
जिसमें हम लोग बता ही नहीं सकते कि इसमें कौन सा फेज चल रहा है लाइफ साइकिल का, तो वो है पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट में क्या होता है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल in more than 2 season or 2 years, more than 2 season or 2 years। अब ये प्लान टू प्लान वैरी करता है कि वो कितने साल से जी सकता है, ठीक है, मोर देन 2 सीजन और 2 years, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट। तो अब तक हमने कितने टर्मिनोलॉजी सीखा, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, ये सीख लिया हमने। और हमें और भी कुछ सीखना है, जैसे आपका एक हो जाता है सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था लिविंग वर्ल्ड। जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड को पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे क्लियरली डिस्कस किया था कि सीजनल ब्रीडर्स जो है वो फोटो पीरियडिक एक्टिविटी के ऊपर उनका जो ब्रीडिंग है वो डिपेंड करता है। वो पूरे साल तक ब्रीडिंग नहीं कर सकते, राइट। वो साल के कुछ पर्टिकुलर सीजन्स ही है, या तो विंटर हो सकता है, या फिर वो रेनी सीजन हो सकता है, या वो समर हो सकता है। सिर्फ पर्टिकुलर कुछ सीजन में ही वो लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोग कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। ब्रीडिंग यानी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, राइट, कभी भी चाहे तो हम लोग पूरे साल तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो सीजनल ब्रीडर है वो फोटो पीरियडिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो साल के कौन से महीने में वो लोग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो वही है, अगर मैं बात करूं सीजनल ब्रीडर की तो एक हो जाता है आपका, क्या लिख देते हैं, एक हो जाता है आपका सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर्स, और एक हो जाता है आपका सीजनल ब्रीडर्स। तो सीजनल ब्रीडर्स में क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव in some particular seasons। ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग सीजन हो सकता है, किसी के लिए विंटर हो सकता है, किसी के लिए समर हो सकता है, किसी के लिए रेनी सीजन हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग कैसे हैं, हम लोग है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हम लोग हैं। क्यों हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, बिकॉज हम लोग थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, हम लोग थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। क्लियर है। फिर एक टर्म आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। तो होता क्या है कि हमारा जितने भी फीमेल प्लेजेंटल मैमल्स है, मतलब मैमल्स का कैरेक्टर आपको तो पता ही होगा, हमने एनिमल किंगडम में डिस्कस किया था। तो जितने भी मैमल्स हैं जिसके अंदर प्लाजेंटा प्रेजेंट है, फीमेल मैमल्स जिनमें प्लाजेंटा है, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, यानी आपका ओवरी हो गया, ओवरी का जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है वो हो गए, और ओवरियन डक्ट्स हो गए, और उसके साथ साथ हार्मोन्स भी हो गया। इनका जो एक्टिविटी है ना, ये थ्रू आउट द मंथ डिफर करता है। हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे
तब हम लोग इस पूरे एक्टिविटी को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि उनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है एंड हार्मोन्स होते हैं वो थ्रू आउट द मंथ अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं। थ्रू आउट द मंथ सेम नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल की बात करूं तो मेल में थ्रू आउट द मंथ सेम रहता है, कोई ऐसा साइक्लिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि थ्रू आउट द मंथ साइक्लिकल चेंज होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड उनके हार्मोन्स में, राइट। तो इसी प्रोसेस को जब हम लोग देखते हैं प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स यानी ह्यूमंस हो गए, मंकी हो गया, एप हो गया, तब हम लोग इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और सेम चीज जब हम लोग नॉन प्राइमेट में देखते हैं, जैसे शिप हो गया, गोट हो गए, रैट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गए, ये सारे में नॉन प्राइमेट्स में देखते हैं, तब हम लोग उससे बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। दैट्स द डिफरेंस। प्राइमेट में हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट्स में हो गया तो आपका ईस्ट्रस साइकिल। दैट्स द डिफरेंस, और कुछ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे cyclical changes in the activity of reproductive structures and hormones. Cyclical changes in the activity of reproductive structures and hormones during reproductive phase of female placental mammals. कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड हार्मोन्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स। अगर ये चीज, ये जो साइक्लिकल चेंज हुआ, अगर ये चीज हम लोग कहाँ देखते हैं, अगर ये चीज हम लोग नॉन प्राइमेट्स में देखते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, और नॉन प्राइमेट्स में भी देख सकते हैं। नॉन प्राइमेट्स, अगर नॉन प्राइमेट्स में यानी लिख लो, डॉग हो गया, टाइगर हो गए, शीप हो गया, गोट हो गया, ये सारे नॉन प्राइमेट्स है। और प्राइमेट में मंकी, एप एंड ह्यूमन। तो अगर हम लोग किसी नॉन प्राइमेट में देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेम चीज जब हम लोग एक नॉन प्राइमेट में देखते हैं तब उनसे क्या बोलते हैं? ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। क्लियर है यहां तक? अब ये तो हमने देख लिया कि एक इंडिविजुअल है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होगा वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होंगे, ये तो हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है, पर्टिकुलरली फोकस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर। पर्टिकुलरली 3 फेज देखा, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। उसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज को। और रिप्रोडक्टिव फेज में भी कौन सा? जहां पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इवेंट है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट इवेंट है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेट है, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो वो हमें अब डिस्कस करना है। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हेडिंग डालेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी 3 इवेंट देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? 3 इवेंट्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला इवेंट कौन हो गया? पहला हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन, सॉरी, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री यानी पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, सेम टू सेम, प्री फर्टिलाइजेशन। फिर हम लोग क्या देखते हैं? फिर हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर क्या देखते हैं? फिर हम लोग देखते हैं क्या? फिर हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। राइट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये 3 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बार क्या कर लेते हैं, एक ओवरऑल व्यू ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरऑल देख लेते हैं कितने सारे स्टेप्स होते हैं, कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले होता है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप, गैमेट फॉर्मेशन। राइट, एक बार गैमेट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन अगर हो गया एक बार, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका गैमेट का ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। फिर गैमेट ट्रांसफर होके एक दूसरे के पास चले आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। क्या बनता है? जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। और इसी एम्ब्रायो में क्या होता है? सबसे पहले होता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, डिविजन्स, और उसके बाद आता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन। पहले गैमेट बना, फिर गैमेट ट्रांसफर होकर एक दूसरे के पास आए, फिर दोनों ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना। अब एम्ब्रायो में सेल डिवीजन होगा, मतलब एम्ब्रायो में कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन हो रहा है, तो बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। फिर सेल डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब पहले क्या हुआ? बहुत सारे सेल्स बन गए। अब क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे सेल्स बन गए, अब होगा सेल डिफरेंशिएशन। इतने सारे सेल्स को मैंने बोल दिया जाओ जाके तुम आंख बनाओ, इतने सारे सेल्स को बोल दिया जाओ जाके तुम कोई टिश्यू बनाओ, इतने सारे सेल्स को जाके बोल दिया जाओ जाके तुम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो हर एक जितने भी सेल्स बने थे उनको थोड़ा थोड़ा ग्रुप ग्रुप करके मैंने हर एक काम पे लगा दिया कि ये वाला ग्रुप को बोल दिया जाओ आंख बनाओ, ये वाला ग्रुप को बोल दिया जाओ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाले ग्रुप को मैंने बोल दिया जाओ जाके कुछ और बनाओ, टिश्यूज बनाओ या हार्ट बनाओ या कुछ बनाओ। तो पहले सेल डिवीजन होकर बहुत सारे सेल्स बने, फिर उतने सेल्स को हमने छोटे 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 ग्रुप में डिवाइड किया और हर एक को एक काम सौंप दिया, जिसको हमने पढ़ा था कहां पे? डिवीजन ऑफ लेबर। हमने क्या देखा था? डिवीजन ऑफ लेबर देखा था, याद करो डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी शायद मैंने लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ाया था आपको, डिवीजन ऑफ लेबर, या लिविंग वर्ल्ड में ही शायद मैंने डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, राइट। सो ये है ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो कितने सारे स्टेप्स हैं, तो मतलब इतने सारे स्टेप्स है तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, और इतने सारे स्टेप्स को अगर हमें कवर करना है तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होगा। अब समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों स्लो होता है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों इलेबोरेट होता है? बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स इसमें प्रेजेंट है। हम लोग अब एक एक करके तीनों ही स्टेप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, अगर मैं बात करूं प्री फर्टिलाइजेशन, तो देखो यहाँ पे कौन से स्टेप्स हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन से पहले, ये दो स्टेप्स, गैमेट का फॉर्मेशन एंड गैमेट का ट्रांसफर। ये किसके अंदर आ गए, ये दो आ गए प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले आएगा गैमेट का फॉर्मेशन। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। Gametogenesis is nothing but the formation of gametes. Is nothing but the formation of gametes. क्लियर है? अब ये जो गैमेट है ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है। कैसे होता है, गैमेट जो होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड। कैसा होगा, गैमेट जो होंगे वो गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होगा, ऑलवेज हैप्लॉइड। अगर गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड हो रहा है, जस्ट अ मिनट, अगर गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड हो रहा है तो अगर मान लो एक हैप्लॉइड पेरेंट है, मान लो एक पेरेंट है हैप्लॉइड पेरेंट, मतलब इसमें n है, और एक है आपका डिप्लॉइड पेरेंट। क्या है, डिप्लॉइड पेरेंट, राइट, मतलब यहाँ पे 2n प्रेजेंट है। तो हैप्लॉइड पेरेंट को अगर गैमेट बनाना है तो कैसे बनाएगा, n से अगर n बनाना है तो कैसे बनाएगा, थ्रू माइटोसिस बनाएगा। कैसे बनाएगा, थ्रू माइटोसिस गैमेट बनेंगे। गैमेट बनेंगे कैसे, थ्रू माइटोसिस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका माइटोसिस। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अगर 2n से n बनाना है तो कैसे बनेगा, बताओ। 2n से अगर मुझे n बनाना है तो कैसे बनेंगे, तो थ्रू मियोसिस बनेंगे। थ्रू कैसे बनेंगे, थ्रू मियोसिस। थ्रू कैसे बनेंगे, थ्रू मियोसिस बनेंगे। क्लियर है? अब एक चीज देखो, यहाँ पे गैमेट बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट फ्यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक गैमेट है जो हैप्लॉइड है और एक गैमेट यहाँ पे आएगा वो भी हैप्लॉइड है, तो दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, वहां पे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डिप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉइड बनेगा, जाइगोट अगर डिप्लॉइड बन रहा है तो एम्ब्रायो भी डिप्लॉइड बनेगा, उनके सारे सेल्स डिप्लॉइड बनेंगे। मतलब जाइगोट अगर डिप्लॉइड है तो फिर से जाइगोट से जब एम्ब्रायो होके एक पेरेंट बॉडी बनाएगा, मतलब ये वाला नहीं, कोई नया इंडिविजुअल बनाएगा, तो वो क्या होगा, जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी क्या होगा, इंडिविजुअल बनेगा, वो भी क्या होगा, वो भी 2n होगा। यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मियोसिस हो गया, गैमेट बना, दो गैमेट फ्यूज करके जाइगोट ने 2n बना दिया। फिर जाइगोट जब जाके सेम मतलब पेरेंट के, यही पेरेंट के जब क्या बनाएंगे, यही पेरेंट के जब प्रोजेनी बनाएंगे या ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी डिप्लॉइड होगा। लेकिन यहाँ पे सोचो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम हो गया। पेरेंट हैप्लॉइड है, गैमेट हैप्लॉइड बना, यहाँ पे भी तो गैमेटिक फ्यूजन होगा ही, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन तो होना ही है। तो यहाँ पे भी अगर गैमेटिक फ्यूजन हुआ तो दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो जाइगोट बन गया वो तो डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया। लेकिन पेरेंट हैप्लॉइड है तो मतलब ऑफस्प्रिंग भी क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। लेकिन जाइगोट अगर डिप्लॉइड हो गया तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होता है। क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट में जो होता है वो क्या होता है, मियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होता है।
यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए मियोसिस हो रहा था, और यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ताकि जो न्यू इंडिविजुअल बने, जो न्यू इंडिविजुअल बने वो फिर से हैप्लॉइड बने। क्योंकि पेरेंट हैप्लॉइड है तो ऑफस्प्रिंग भी हैप्लॉइड होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट अगर हैप्लॉइड है, ऑफस्प्रिंग डिप्लॉइड हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो नंबर है वो डबल हो जाएगा, तो वो तो एनिमली हो गई, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये क्या सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मौत हो जाएगी उसकी, सारे फंक्शंस मतलब खराब हो जाएंगे, तो ये डेथ, इसकी डेथ हो जाएगी। तो उसी डेथ को रोकने के लिए यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो क्या होता है, अगर हैप्लॉइड पेरेंट है तो हैप्लॉइड पेरेंट में हम लोग क्या देखते हैं, हैप्लॉइड पेरेंट में हम लोग जाइगोटिक मियोसिस देखते हैं। ये लिख लो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और डिप्लॉइड पेरेंट में क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। दोनों के नाम एक ही हो सकते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस का मतलब होता है जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ताकि हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन सके, और यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस का मतलब है कि मियोसिस हो रहा है ताकि गैमेट बन सके। दोनों का मतलब अलग है, ये मतलब समझ लेना कि अगर जाइगोट मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस है तो जाइगोट में होगा, गैमेटिक मियोसिस है तो गैमेट में होगा। नो, जाइगोटिक मियोसिस है मतलब जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, और गैमेटिक मियोसिस है मतलब गैमेट बनने के लिए मियोसिस हो रहा है। ये हमेशा याद रखना, इज द बेसिक डिफरेंस। तो देखा मियोसिस का कितना बड़ा रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस का कितना बड़ा रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, डबल हो जाते हैं। तो मियोसिस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि मियोसिस क्या करता है, मियोसिस जो है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। तो क्या लिखेंगे, मियोसिस मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर, स्टार देके लिखना। मियोसिस, अगर पूछा जाए कि मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आंसर क्या होगा, मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस maintains the chromosome number in species, chromosome number in species। मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को, हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब कुछ टर्म्स है जो हमें देखना है इसी के अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर ही है। आज ये पूरा का पूरा सेक्शन खत्म कर देते हैं ताकि कल से हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका मियोसाइट्स। व्हाट इज मियोसाइट, व्हाट इज मियोसाइट, जिस सेल में मियोसिस होता है उसको मियोसाइट सेल बोला जाता है, राइट। cells which undergoes meiosis known as myocytes, meiosis known as myocytes। जो भी सेल्स मियोसिस में जाते हैं उसको मियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज होता है, कॉन्सेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, एक है होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक। व्हाट इज होमोथैलिक एंड व्हाट इज हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब होता है फ्रॉम सेम थैलस, थैलिक मतलब थैलस, थैलस मतलब प्लांट बॉडी, थैलस मतलब होमोथैलिक। होमो मतलब, होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और थैलिक का मतलब होता है थैलस और पैरेंट, थैलस और पैरेंट, राइट। हमने क्या पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट फ्यूज करेंगे, तो वो दो गैमेट जो फ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर वो दो सेम पेरेंट के हो
तो उस कंडीशन को बोला जाता है होमोथैलिक कंडीशन। गैमेट्स, फ्यूजिंग गैमेट्स फ्रॉम सेम पैरेंट इज कॉल्ड होमोथैलिक कंडीशन। हेटेरो मतलब क्या है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या है? डिफरेंट, अलग अलग। और थैलिक का मतलब सेम, थैलस या पैरेंट मतलब डिफरेंट थैलस। मतलब फ्यूजिंग गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। तो फ्यूजिंग जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। एक और कंडीशन आता है क्या? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? और इसे क्या कहा जा सकता है? डायोशियस कंडीशन। यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, और एक होता है आपका बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं फिर उसको देखेंगे। यूनिसेक्सुअल और डायोशियस का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल मतलब वन बॉडी वन सेक्स, सिंपल। यूनिसेक्सुअल का मतलब यूनि मतलब वन क्या? यूनि, वन बॉडी। सेक्सुअल मतलब सेक्स, वन बॉडी वन सेक्स। मतलब यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? अगर ये एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, तो ये इसमें सिर्फ मेल सेक्स ही पाए जाएंगे, दिस इज अ मेल सेक्स नहीं पाए जाएंगे। अगर मान लो ये एक बॉडी है तो इसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ही पाए जा सकते हैं, फीमेल सेक्स ही पाए जा सकते हैं। तो मतलब ये एक बॉडी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स पाए जाएंगे, और ये एक बॉडी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स पाए जाएंगे। मतलब ये बॉडी में एक ही सेक्स, ये बॉडी में एक ही सेक्स। ऐसा नहीं होगा कि इसी बॉडी में मेल भी पाया जाएगा और फीमेल भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनि मतलब वन बॉडी एंड सेक्सुअल मतलब सेक्स, वन बॉडी वन सेक्स। अगर मेरा कैसा है? एक ही बॉडी है, तो मैं कौन हूं? मैं एक मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता हूं। कोई मान लो एक फीमेल है तो वो फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वन बॉडी वन सेक्स इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और व्हाई इट इज कॉल्ड डायोशियस? कितने टाइप के सेक्स होते हैं? दो टाइप के सेक्स होते हैं। एक होता है आपका मेल सेक्स और एक होता है आपका फीमेल सेक्स। एक होता है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट? यही होता है। तो अगर मेल सेक्स को और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मान लो मुझे किसी क्लास में रिप्रेजेंट करना है कि देखो भाई ये है मेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल सेक्स ऑर्गन को, और ये है फीमेल जो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। डोंट बी शाय। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आप नीट देने वाले हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो ये सब चीजों से मतलब शाय मत फील करो, ये सब चीजों को हंसी मजाक में मत लो, बिकॉज यही आपका प्रोफेशन बनने वाला है आगे जाके। ठीक है, सो टेक इट वेरी सीरियसली। ये कोई मजाक करने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत सीरियस एक चीज है जो आपको समझना है, जिसके ऊपर आपके पूरी जिंदगी काम करना है। पूरी जिंदगी इसी के ऊपर काम करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो प्लीज डोंट फील शाय मत फील करो, और ये सब चीज को हंसी मजाक में मत लो। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ठीक है, प्रोफेशनली चीजों को लेने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने वाले हो। ठीक है, तो मान लो कि मैं बता रहा हूँ कि मेल बॉडी है, मेरे पास एक फीमेल बॉडी है। मैं बता रहा हूँ कि ये देखो मेल बॉडी, दिस रिप्रेजेंट अ मेल सेक्स, एंड दिस इज अ फीमेल बॉडी रिप्रेजेंट अ फीमेल सेक्स, राइट? तो मुझे कितनी बॉडीज की जरूरत पड़ी? दो। क्या ये मैं बोल पाया देखो ये एक बॉडी है, इसे ये देखो मेल बॉडी, यही फीमेल बॉडी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स दिखा जा रहा है। अगर वो मेल बॉडी है तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन ही दिखेंगे, अगर फीमेल बॉडी है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ही दिखेंगे। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बॉडीज की जरूरत पड़ी? दो। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायोशियस कंडीशन। यूनिसेक्सुअल मतलब वन बॉडी वन सेक्स, मतलब एक ही बॉडी में मुझे सिर्फ एक ही सेक्स देखने को मिलेगा, दैट इज मेल या फीमेल। तो कितने टाइप के सेक्स होते हैं? दो, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स। तो दोनों को ही अगर मुझे समझाना है तो मुझे कितने बॉडीज जरूरत है? एक बॉडी में एक ही सेक्स है,
और मुझे क्या समझाना है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन को समझना है, तो मुझे कितनी बॉडीज की जरूरत है, 2. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायोशियस कंडीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायोशियस कंडीशन, राइट. यूनिसेक्स में क्या होगा, 1 बॉडी 1 सेक्स, ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोशियस कंडीशन, ठीक है. अब यूनिसेक्स में क्या होता है, अब यूनिसेक्स फ्लावर में, यूनिसेक्स फ्लावर अगर है तो उसमें क्या हो सकता है, मान लो एक यूनिसेक्स फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा. अगर मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, सॉरी, मान लो एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मतलब उस प्लांट में ठीक एक ही टाइप के सेक्स मिलेंगे, राइट, या तो मेल या फीमेल, और उसमें अगर मेल फ्लावर पाया जा सकता है या फिर फीमेल फ्लावर पाया जा सकता है, यही तो कंडीशन है. दोनों एक साथ पाए जाएंगे, कभी नहीं पाए जाएंगे, क्यों, बिकॉज ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है ना, या तो मेल फ्लावर पाया जाएगा या तो फीमेल फ्लावर पाया जाएगा. अगर मेल फ्लावर पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैमिनेट, स्टैमिनेट. और अगर फिर सिर्फ उसमें फीमेल फ्लावर पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिलेट. स्टैमिनेट अगर सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर पाया जाता है, और पिस्टिलेट अगर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर पाया जाता है, बिकॉज ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट है. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कंडीशन. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बाइसेक्सुअल, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बाइसेक्सुअल और क्या, बाइसेक्सुअल और आपका बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस कंडीशन. इसका मतलब क्या है, यूनिसेक्स का मतलब क्या था, यूनि मतलब 1 बॉडी 1 सेक्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल यानी 2 सेक्स, 2 सेक्सेस इन 1 बॉडी, 1 बॉडी 2 सेक्स, दैट इज, इसका मतलब क्या है, 1 बॉडी 2 सेक्सेस, 1 बॉडी 2 सेक्सेस. इसका मतलब क्या है, एक बॉडी में 2 सेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा, राइट. तो मान लो कि ये एक फ्लावर है, ये मान लो एक फ्लावर है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, फीमेल भी मिल रहा है, और दिस इज स्टैमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है. तो कितना फ्लावर है, 1 फ्लावर, मतलब कितने बॉडीज है, 1 बॉडी, एक ही बॉडी में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है. तो अगर अब मुझे आके बताना है कि देखो भाई ये एक फ्लावर है और इसमें ये है मेल और ये है फीमेल, तो कितने फ्लावर लगेंगे, एक ही फ्लावर लगेगा. क्यों, बिकॉज वो जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब 1 बॉडी 2 सेक्सेस, 1 बॉडी 2 सेक्सेस. 1 बॉडी मतलब ये समझ मत लेना कि मैं हमेशा ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, नो. बॉडी मतलब कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फ्लावर की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे बॉडी का मतलब जैसे फ्लावर हो गया, 1 बॉडी 2 सेक्सेस, मतलब यहाँ पे देखो फीमेल भी प्रेजेंट है और आपका मेल भी प्रेजेंट है. तो अगर मुझे मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स को पढ़ाना है तो मैं सिर्फ एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर को ले आऊंगा, और आपका फीमेल भी उसमें से पढ़ा दे सकता हूँ और मेल भी उसमें से आपको मैं पढ़ा सकता हूँ. तो यहाँ पे कितने बॉडीज की जरूरत पड़ी या कितने फ्लावर की जरूरत पड़ी, एक. वहां पे अगर मेल और फीमेल बताना था मुझे कितनी बॉडीज की जरूरत पड़ी थी, 2. तो दैट इज वाई इट इज डायोशियस. यहाँ पे कितने बॉडीज की जरूरत हो रही है, एक, या एक फ्लावर की. सो दैट इज वाई इट इज मोनोइशियस कंडीशन.
यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइसेक्सुअल कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है आपका गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर में कुछ खास पढ़ने को है नहीं, गैमेट ट्रांसफर होता है, बस उतना ही है, सिंपल, एक दूसरे के पास आते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है फर्टिलाइजेशन। फिर क्या, कौन सा इवेंट होता है? फिर होता है आपका फर्टिलाइजेशन। गैमेट ट्रांसफर के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। गैमेट ट्रांसफर किसका पार्ट है? गैमेट ट्रांसफर पार्ट है किसका बताओ? प्री फर्टिलाइजेशन का। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा हो सकता है? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन को और क्या बोला जाता है? सिनगैमी भी बोला जाता है, सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक्सटर्नल हो सकता है मतलब ये फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। और क्या हो सकता है? इंटरनल हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? मेल स्पर्म के साथ फीमेल ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है, बाहर होता है? नहीं होता है, बॉडी के अंदर होता है। सो वी आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमें क्या होता है? हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मान लो स्पर्म को ओवम के साथ फ्यूज करना है, तो मान लो ओवम एक ही होता है, हर महीने एक ही ओवम निकलता है। तो अगर एक ओवम निकलता है और स्पर्म पहुंचता है वहाँ पे और फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो अंदर हो रहा है, राइट? बाहर का एनवायरनमेंट उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर एक्सटर्नल किसी मीडियम में फर्टिलाइज हो रहा है, मान लो स्पर्म बाहर है और ओवम भी बाहर है, तो अब सिर्फ इंटरनल फैक्टर मैटर नहीं कर रहा, अब एक्सटर्नल फैक्टर भी वहाँ पे मैटर करते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर, एक्सटर्नल वेदर, बहुत सारी चीज़ें, प्रेडेटर है कि नहीं, कोई प्रेडेटर खा तो नहीं रहा, ये भी मैटर करता है। तो इनमें जो, या फिर कंडीशन कैसा है जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस फर्टिलाइजेशन जो हैबिटेट है उसका कंडीशन कैसा है। अगर एसिडिक है तो मर जाएगा स्पर्म, राइट? तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इसी वजह से क्या होता है, जो मेल गैमेट्स बनते हैं या फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो बहुत सारे बनते हैं, राइट? बहुत सारे बनते हैं। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं भी रहा या मतलब फेवरेबल नहीं भी रहा, तब भी मतलब फर्टिलाइज हो सके। मान लो 1000 मेल गैमेट बने और 1000 फीमेल गैमेट बने, और अल्टीमेटली सिर्फ फर्टिलाइज हो रहा है सिर्फ 50, तो बने कितने थे? 1000, बचे कितने? 50, फर्टिलाइज हुआ कितना? 50। तो ऐसे डिफर करता है। इसी वजह से जो मेल गैमेट्स होता है या फीमेल गैमेट्स होता है वो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, राइट? बिकॉज ये अब आउटसाइड इन्वायरमेंट भी इसमें फैक्टर कर रहा है इसी वजह से। और एक फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन नया इंडिविजुअल बनता है, उसे बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? What is parthenogenesis? So formation of new individual, formation of new individual from gamete without fertilization, without फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही गैमेट से ही डायरेक्ट इंडिविजुअल बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये कहाँ देखा जाता है? ये रोटिफर्स में देखा जाता है, रोटिफर्स
टर्की में देखा जाता है और हनी बी में देखा जाता है। हनी बी इसमें देखा जाए, रोटीफर्स, टर्की, हनी बी इसमें देखा जाता है क्या? पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल डायरेक्ट फ्रॉम गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब गैमेट बना, लेकिन गैमेट क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहे थे अब तक, लेकिन अब गैमेट फ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट गैमेट से ही इंडिविजुअल बन जाएगा। अब पूछोगे कि सर कैसे होगा, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखो होता कैसा है। अगर मैं बात करता हूँ हनी बी की, तो हनी बी में क्या होता है? एक क्वीन होता है और बाकी सब ड्रोन्स होते हैं। अब ये जो क्वीन है, क्वीन बी जो है, ये डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। और ये जो ड्रोन्स होते हैं या वर्कर बीज जो होते हैं या मेल बीज जो होते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा था, कुछ ही देर पहले पढ़ा था, अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो क्या करेगा? मियोसिस करेगा, गैमेट बनाएगा। तो अगर ये मियोसिस किया तो कितने गैमेट्स बनाएंगे? 4। 1 2 3 4। और ये क्या है? ये है हैप्लॉयड पेरेंट। अगर इसे गैमेट बनाना है तो क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। और कितने गैमेट बनाएंगे? 2, 1 और 2। ये फ्यूज हो गया इसके साथ और ये फ्यूज हो गया इसके साथ, और दोनों ही क्या बना दिया? दोनों ने ही बना दिया क्वीन बी। क्या बना दिया? क्वीन बी। देखो ये इसके साथ फ्यूज होगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, मतलब क्वीन बी बनेगा। ये अगर इसके साथ फ्यूज होगा तो ये भी डिप्लॉयड बनेगा, ये भी क्वीन बनाएगा। लेकिन ये हैप्लॉयड रहेगा और ये भी हैप्लॉयड रहेगा। ये क्या रहेगा? ये गैमेट हैप्लॉयड है, ये भी गैमेट हैप्लॉयड है। ये क्या करेंगे? ये डायरेक्ट ड्रोन बनाएंगे। ड्रोन मतलब उड़ने वाला ड्रोन नहीं है। ड्रोन मतलब हनी बी का जो वर्कर बी है या मेल बी है, उसको ड्रोन बोला जाता है। ये गैमेट से ही डायरेक्ट ड्रोन बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? गैमेट से ही डायरेक्ट इंडिविजुअल बन गए। क्या यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन हुआ? यहाँ पे हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट से ड्रोन बनने के लिए? नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है, सॉरी, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कितने होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 चीज बनती है, एक है जाइगोट, दूसरा है एम्ब्रायो। दैट्स इट। अब खत्म हो गया, डोंट वरी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अगर मैं बताता हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है? 2 चीज बनते हैं। एक आपका बनता है जाइगोट और दूसरा आपका बनता है एम्ब्रायो। क्या बनता है? एम्ब्रायो। जाइगोट क्या है? जाइगोट इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, क्योंकि जाइगोट से ही एम्ब्रायो बनेगा और एम्ब्रायो से ही नया इंडिविजुअल, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, नया इंडिविजुअल बनेगा। तो जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। तो जाइगोट इज व्हाट? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, नया जनरेशन का ये फर्स्ट सेल है, न्यू जनरेशन। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन 2 सक्सेसिव जनरेशन। मतलब जाइगोट एक ऐसा पोजीशन है, पेरेंट, गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रायो। पेरेंट का ही पार्ट है गैमेट, फिर बीच में पड़ता है जाइगोट, एंड उसके बाद ठीक नया प्रोजेनी यानी एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो का मतलब क्या हो गया? नया प्रोजेनी आ गया। तो जाइगोट एक वाइटल लिंक वेरी कर रहा है किसके साथ? पेरेंट के साथ और न्यू जनरेशन के साथ। मतलब ये जनरेशन के साथ भी और ओल्ड जनरेशन के साथ भी और न्यू जनरेशन के साथ भी एक वाइटल लिंक, मतलब एक बीच में जाइगोट बनता है। राइट? बीच में जाइगोट कहाँ है? इज अ कनेक्टिंग लिंक। राइट? इस जनरेशन के साथ और इस जनरेशन के साथ एक कनेक्टिंग लिंक हिसाब से कौन काम कर रहा है? हिसाब से जाइगोट काम कर रहा है। तो इट इज अ act as a connecting link, act as a connecting link between
between two successive generations. This is all about zygote. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस. व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम zygote is called embryogenesis. Just a minute. Formation of embryo from zygote is called embryogenesis. अभी जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी बाहर हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है, राइट. यहीं से एक कंडीशन आता है, ओविपेरस एंड विविपेरस कंडीशन. क्या बोला जाता है? ओविपेरस. क्या बोला जाता है? ओविपेरस कंडीशन एंड विविपेरस कंडीशन. ओविपेरस मानी मतलब होता है अंडे देने वाले. ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, मतलब zygote डेवलपमेंट ऑफ zygote outside the body और ले एग्स अंडे देते हैं. डेवलपमेंट ऑफ zygote आउटसाइड द बॉडी. और विविपेरस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ zygote inside the body. Development of zygote outside the body and development of zygote inside the body. That is oviparous and that is viviparous. तो हम लोग क्या है? हम लोग viviparous है, because हमारा जो न्यू जनरेशन है वो कहाँ बनता है? वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है. zygote का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है. सो वी आर viviparous. और एम्ब्रायो क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, एम्ब्रायो को और क्या बोला जाता है? इसको एंसेस्टर या प्रोजिनेटर ऑफ न्यू जनरेशन भी बोला जाता है. एम्ब्रायो इज ऑल्सो नोन एज प्रोजिनेटर ऑफ न्यू जनरेशन. यहाँ पे स्टार देके लिख दीजिए, एम्ब्रायो इज नोन एज progenitor of new generation. न्यू जनरेशन का प्रोजिनेटर भी कहा जाता है, प्रोजिनेटर ऑफ न्यू जनरेशन. प्रोजिनेटर मतलब एंसेस्टर ऑफ न्यू जनरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में बस इतना ही था और आपको बस इतना ही पढ़ना था. इससे क्या हो गया? इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया. अब देखिएगा कि अब आगे जाके जब जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और जितने ही मतलब इस वाले पोर्शन की, मतलब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन की बात ले, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर ले, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी. जैसे हम पढ़ेंगे, अच्छा पॉलन बन रहा है तो आप समझ जाओगे, अच्छा पॉलन बन रहा है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव में पॉलन बन रहा है, तो ये किसका इसका है? ये हिस्सा है प्री फर्टिलाइजेशन का. अच्छा तो यहाँ पे अब पॉलन ग्रेन के साथ ओव्यूल फ्यूज हुआ, एग का फ्यूजन हुआ और एम्ब्रायो बना. अच्छा अगर एम्ब्रायो बन रहा है तो मतलब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा है. तो आप तुरंत चीजों को क्लिक कर पाओगे. तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इसी वजह से मैंने 2 लेक्चर में पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि रिप्रोडक्शन क्या चीज है. दैट्स इट. बस आपको ये पेशेंस के साथ 2 लेक्चर देखने हैं. दैट्स इट. ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड पे. तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय.